नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यूपी की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर डेंगू का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के 22 नए केस मिले हैं और डेंगू मरीजों की संख्या अब 500 के पार हो गई है। लगातार डेंगू केसों में हो रही है इजाफा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेंगू की वजह से कई मौतें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कई महीनों से लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। कई राज्यों में भी डेंगू की खबरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल डेंगू से केस लखनऊ में सामने आ रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई थी और यूपी की राजधानी में डेंगू का कहर लगातार जारी है। लखनऊ में आपको बता दें कि 22 नए केस सामने आ गए हैं। डेंगू से सतर्क रहने की जरूरत है इस समय, क्योंकि डेंगू का कहर जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर देखने को मिल रहा है और जो डेंगू मरीजों की संख्या है वो 500 के पार भी हो चुकी है। लगातार डेंगू केसों में हो रहा है इजाफा। आपको बता रहे हैं सतर्क रहने की जरूरत है डेंगू से। उत्तर प्रदेश में ज्यादा डेंगू का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चलिए रुक करते खबरों का। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें संपत्ति के लालच में अपनों का कत्ल कर दिया गया है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छोटा सा झगड़ा ही खूनी रंजिश में बदल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है और इतना ही नहीं, इस घटना में आसपास सनसनी भी फैल गई है और भीड़ इकट्ठी भी हो गई है। लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली नजर आ रही हैं। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ ने कहा कि बाईपास पुलिस चौकी क्षेत्र के में एक परिवार के मोहम्मद उस्लाम और उसका 32 वर्षीय छोटा भाई अंजेब अली रहते थे। मोहम्मद और जाने के आलम से अंजेब अली प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। अचानक ही झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद जाने आलम ने अपने भाई अंजेब अली को चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया और हालांकि आसपास खड़े लोगों ने दोनों के बीच बचाव करने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को लहूलुहान कर चुका था और वो जमीन पर गिरा था। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अंजेब आलम को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी दोनों भाई मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेनमार्क के समक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ नवीकरण ऊर्जा कारोबार निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की। आपको बता दें कि आज सुबह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इनकी आवागनी की है और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच पिछले साल स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ के प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना है। गौरतलब ये भी है कि 28 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से हुई शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क ने स्थापित किया था और दोनों पक्ष आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि फ्रेडरिक्सन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की थी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक्सन का स्वागत भी किया, जहां डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने सलामी गरद का निरीक्षण किया था। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भेंट की थी। भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं और भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। दोनों देशों के बीच नवीकरण ऊर्जा, स्वच्छ औद्योगिकी और जल और कचरा प्रबंध, कृषि और पशुपालन विज्ञान जैसे डिजिटल स्मार्ट सिटी पोत क्षेत्रों में भी मजबूत सहयोग है।
लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 12 घंटे तक आशीष मिश्रा से एसआईटी और ने पूछताछ की है और आपको ये भी बता दें कि गहन सवाल पर जवाब में उन्होंने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश हुआ था और एसआईटी ने आशीष मिश्रा से 3 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे। यूपी पुलिस की डीआईजी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आशीष मिश्रा ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम 12 तारीख को बैठक करेंगे और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले जेल में जाएं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी धारा लगाई जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 15 तारीख को पुतला दहन भी होगा। इनके पिता संजय यानी कि संजय मिश्रा का मामला है और उनको सस्पेंड भी नहीं करते और पूछताछ के दौरान मारे गए ड्राइवर की तस्वीर अहम सबूत बनी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने हुए था, जबकि आशीष मिश्रा की ओर से हरिओम को थार जीप में ड्राइवर बताया गया था। दरअसल वायरल वीडियो पर फोटो में थार जीप पर ड्राइवर सफेद शर्ट में देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि घटना के दिन आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सफेद शर्ट में गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने थार जीप में मोनू के होने का जिक्र किया है। आरोपी ने यह भी बताया था कि घटना के तुरंत बाद मोनू की राइस मिल में गए थे और थार जीप से मिले 315 बोर में मिस कारतूसों की जांच भी जारी है। वहीं आशीष मिश्रा के 315 बोर के लाइसेंसी असले और कारतूस होने की भी शक जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसको लेकर जांच फिलहाल अभी जारी है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। टिकैत ने कहा कि शनिवार को उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि उन्हें अपराधी नहीं मानते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाने जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया गया है। एक सवाल के जवाब में टिकैत ने साफ कह दिया कि लखीमपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं। यह क्रिया के बदले दी गई प्रतिक्रिया है। मैंने हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जांच नहीं होगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई अधिकारी सवाल कर सकते हैं। समझौते में भी मांग की गई थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम फिर से विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी कह दिया है कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसान। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और किसान नेताओं ने शनिवार को मांग ये भी कर दी है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि नेताओं ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि घटना का एक सुनियोजित साजिश थी। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी ने सफाई दे दी है। एनसीबी ने डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने आरोपों पर कहा है कि एजेंडे निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी कि एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जाती है और डिप्टी ने सीएम ये भी कह चुके हैं कि आपको बता दें 14 लोगों को एनसीबी ने दफ्तर लाया गया था, नोटिस जारी किए गए थे और उनसे पूछताछ की गई थी। आपको ये भी बता दें कि सबूतों के अभाव के चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी आरोप निराधार बेबुनियाद
हैं और उन्होंने कहा कि छोड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप धारणाओं पर आधारित हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये बात उनके वकील ने कोर्ट में भी दर्ज कराई है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया कि एनसीबी ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में भी छोड़ दिया था, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी था। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी ने जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया था। एक जवाबदेह अफसर इस तरह के फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 थे। लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा, हर किसी ने इस घटना की निंदा की है। अखिलेश ने कहा कि पहले किसानों को कुचला गया और फिर कानून को कुचला गया है। अब सरकार संविधान को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया है। ये सभी अधिकारियों की जानकारी में था। किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। मैं जिन परिवारों से मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने यही कहा है कि दोषियों को सजा दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कह दिया कि सरकार दोषियों को समन नहीं बल्कि गुलदस्ता दे रही है। कोर्ट ने कई बार कहा कि यूपी में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, जनता देख रही है, इसलिए आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा। कश्मीरी पंडितों के बाद जम्मू कश्मीर में हुई 2 टीचरों की हत्या का सिख समुदाय ने भी जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही कहा है कि सुरक्षा मिलने पर सिख दोबारा काम वापस लौट आएंगे। गुरुवार को कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के मुथी इलाके में प्रदर्शन किया था और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई थी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने भी शिक्षकों की हत्या के खिलाफ गुरुवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था। श्रीनगर में मौजूद सरकारी स्कूल की प्राचार्य सुपिंदर कौर का भी अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सिरसा ने कहा है कि सिख कर्मचारी तब तक काम पर नहीं जाएंगे जब तक सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले लेती। उन्होंने ट्वीट के जरिए एक वीडियो मैसेज जारी किया है और कहा है कि सिख समुदाय में दहशत का माहौल है। सिरसा ने कहा कि उन्हें केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वे नॉन मुस्लिम थे। और आपको बता दें और भी कई सवाल उठे हैं जिसको लेकर लगातार उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी दी है कि सिख कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में मुख्य सचिव को भी अवगत कराया गया है। और गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल की प्राचार्य कौर और एक शिक्षक दीपक चंद को गोली मार दी गई थी और इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों शिक्षकों को अस्पताल में फिलहाल ले जाया गया है, जहां उनकी मौत भी हो चुकी है। जब से शाहरुख खान के बेटे का नाम ड्रग्स मामले में सामने में आया है और आपको बता दें तभी से कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रेप पार्टी क्या होती है, लोग इसमें कैसे शामिल होते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रेव पार्टी से गिरफ्तार कर लिया। आर्यन पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदने और उनका सेवन किया था। आर्यन खान की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन उन्हें गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में ही भेज दिया गया था।
आपको बता चले कोडेलिया क्रूज पर हुई कथित रेव पार्टी में आर्यन खान के अलावा 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद से रेव पार्टियों और उनमें ड्रग्स के इस्तेमाल पर चर्चा जोरों पर हो गई। अब सवाल ये कि आखिर क्या होती है रेव पार्टी और इनमें आखिर होता क्या है। तो आपको बताते चले रेव पार्टियां गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती हैं। इसमें ड्रग्स, शराब, संगीत, डांस और कभी कभी सेक्स भी शामिल होता है। एनसीबी के एक अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर बताया है कि रेव पार्टियां केवल पार्टी सर्किट से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आयोजित की जाती है। नए लोगों को इन पार्टियों में आने की अनुमति ही नहीं दी जाती ताकि इसकी जानकारी न फैल सके। रेव पार्टियां ड्रग लेने वालों और बेचने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। जानकारी के अनुसार रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग सप्लाई किया जाता है। क्रूज पर हुई रेव पार्टी से एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफोड्रोन और 22 टैबलेट एक्सटेसी की जब्त की। अधिकारी ने कहा है कि रेव पार्टियों में एक्सटेसी, केटामाइन और इसके साथ साथ एमडीएमए और एमडी और चरस भी लिया जाता है। पार्टी के दौरान तेज आवाज में इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक चलता है ताकि ड्रग लेने वाले लंबे समय तक एक ही तरह के मूड में रहें। लोग ड्रग्स लेते हैं और इस म्यूजिक पर झूमते हैं। आपको बताते चलें, जानकारी के अनुसार ये एक खास तरह का म्यूजिक सिस्टम होता है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक को तेज आवाज में चलाया जा सके। लेजर से रंगीन तस्वीरें, विजुअल इफेक्ट्स और धुआं निकालने वाली मशीनें भी रेव पार्टियों में इस्तेमाल की जाती हैं। छापा मारने वाले अधिकारियों के साथ गए एक मुखबिर ने बताया है कि रेव पार्टियों में चलने वाले गानों में बहुत कम शब्द होते हैं। ट्रांस म्यूजिक एक काल्पनिक या भ्रमित करने वाला वातावरण पैदा करता है और लोगों को वो बेहद पसंद आता है। इन पार्टियों की योजना से लेकर आयोजन तक में कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी समाधान धनेधर एनसीबी के साथ काम कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार ये पार्टियां दूर दराज जगहों पर की जाती हैं ताकि किसी को शक ना हो। रेव पार्टियां आमतौर पर खंडाला, लोनावला, करजात, खालापुर, पुणे और ऐसी जगह कुछ जगहों पर होती है जहां रेव पार्टियां बहुत ही गुपचुप तरीके से आयोजित की जा सके। इसलिए जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। रेव पार्टी में बुलाने के लिए सोशल मीडिया और कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टी की जानकारी देने के लिए पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। इन पार्टियों का हिस्सा रहे लोगों का एक छोटा सा समूह बनाया जाता है जो दूसरों तक पार्टी की जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जंगल या ऐसे इलाकों में की जाती है जो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार पार्टी के आयोजक इसके लिए कुछ गुप्त कोड का इस्तेमाल करते हैं। इन पार्टियों में कोई भी जब चाहे शामिल नहीं हो सकता। कई बार पार्टी की जानकारी सिर्फ एक दूसरे के जरिए बोल कर दी जाती है। इन पार्टियों में शामिल होने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इसलिए सामान्य लोग इसमें नहीं जा सकते। ये पार्टियां बेहद अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्यम वर्गीय युवा भी अपने अमीर दोस्तों के साथ इसका सबका हिस्सा बनने लगे। आपको बताते चले कि रेव पार्टियां 1980 के दशक में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होने लगी थी। मुंबई पुलिस ने 2009 में मुंबई के जुहू इलाके में बॉम्बे 72 क्लब में छापा मारा था। पुलिस ने छापेमारी में 246 युवाओं को हिरासत में लिया था। इनमें से कई लोगों की खून की जांच में ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई थी। आपको बताते चले, रायगढ़ पुलिस ने साल 2011 में खालापुर में एक रेव पार्टी में छापा मारा था। एंटी नार्कोटिक्स सेल के अधिकारी अनिल जाधव को भी इस मामले में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। पार्टी में पकड़े गए लोगों में से 275 की खून की जांच में ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई थी। 2019 में जुहू के ऑकवुड होटल में छापेमारी के दौरान 96 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल डेस्क, आर्यन न्यूज़। शारदीय नवरात्रों में मां भगवती को प्रसन्न किया जाता है। भगवती मां को प्रसन्न करने के लिए मां के अलग अलग रूपों का पूजा होती है और मां आज भगवती में भी अलग ही एक रूप है। देखिए ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखाई देती हैं।
एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हुए हैं और दूसरे से माता तीर को संभाली दिखती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता चले इनका वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने पांचवें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद का अर्थ है कुमार कार्तिकेय, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जो भगवान स्कंद कुमार की माता है। आपको बताते चलिए वहीं माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं भी हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हुई साफ दिखाई देती। एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ रखा है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और आपको बताते चलिए इनका वाहन तो सिंह है ही। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष की प्राप्त होती है। सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। आपको बताते चलिए ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। देवी स्कंद माता का वर्णन पूर्णतः शुभ्र है, अर्थात मिश्रित है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी हो जाती है। इसके साथ ही माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र स्कंद से अधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें स्नेह और ममता की देवी भी माना जाता है। देवी स्कंद माता की पूजा के लिए पूजा स्थल जहाँ पर कलश स्थापना की हुई है वहाँ पर स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और उन्हें फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं। माना जाता है कि पदोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद शुभ होता है। बाकी पूजा प्रक्रिया वैसी ही है जैसी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और बाकी देवियों की होती है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है। वह हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। यह शक्ति परम शांति व सुख का अनुभव कराती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।